देखिए, आयु निर्धारण के 5 विधियां होते हैं। अंशायु, पिंडायु, नैसर्गिक आयु, जीवायु और मिश्रायु। और इन सभी का जो निचोड़ है, जिसे रफ कह सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इससे आप लोग किसी भी व्यक्ति का जीवन और मृत्यु तय कर सकते हैं कि किसी की उम्र लंबी है या छोटी उम्र में वो गुजर जाएगा। तो वो चीजें आप यहाँ निर्धारित कर सकते हैं कि पूर्ण आयु लेके आया है व्यक्ति या नहीं आया है। मोटा मोटी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। और नोट करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग भी दे देंगे और मेरे पास जो इसका रफ बनाया हुआ है वो भी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है? बोलते रहिएगा भाई। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, किसी भी व्यक्ति के उम्र के लिए उम्र कितनी होगी, लग्न आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लग्न आपके आयु को बताता है। जो ये फर्स्ट हाउस है, यह आपके आयु को निर्धारित करता है सबसे पहले कि व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना अच्छा हेल्थ वगैरह लेकर आया है, यह आपका लग्न बताता है। अष्टम भाव यानी 8th हाउस भी आपके आयु का कारक है। तो यहाँ ड्रॉ करते हैं इस चीज को। ये आपका फर्स्ट हाउस हुआ। ये आपका इस तरह से बनाते हैं, कुछ इसे रुकिए, इसे इस तरह से बनाते हैं। फर्स्ट हाउस आपके आयु को निर्धारित करेगा और 8th हाउस भी आपके आयु का है। और अष्टम से अष्टम यानी कि 3rd हाउस, ध्यान दीजिएगा, लग्न यानी आप, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर। 8वां भाव आयु का भाव होता है और 8वें से 8वां तीसरा भाव होता है। तो पहला, तीसरा और 8वां, ये तीनों ही भाव आयु के होते हैं। अच्छी आयु देने वाले ये भाव होते हैं। इन तीनों का महत्व आपके अच्छे आयु के लिए बहुत ज्यादा है। अगर तीनों स्ट्रांग हैं आपके भाव, तो निश्चय ही व्यक्ति की आयु अच्छी होगी। तो अब देखिए कि मृत्यु का कारक भाव या मृत्यु कारक भाव कौन सा होगा। आप सभी व्यक्ति अच्छे से जानते हैं, जितने भी ज्योतिष सीख रहे हैं, कि हर भाव से 12वां भाव जो होता है उस भाव का व्यय करता है। अब यानी कि लग्न का व्यय करेगा ये भाव, तृतीय का व्यय करेगा दूसरा भाव, और 8वें का व्यय करेगा 7वां भाव। तो जो आपके उम्र का कारक या आयु का कारक भाव है, उससे 12वां भाव उस भाव के मृत्यु कारक ग्रह के रूप में या आयु कम करने के रूप में जाना जाएगा। तो जैसे लग्न का आप देख रहे हैं, इसका व्यय करेगा ये 12वां भाव, तो इसको नेगेटिव में ले लीजिए, मृत्यु कारक भाव ये कह सकते हैं। इसका जो तीसरे का 12वां भाव होगा, ये द्वितीय भाव होगा, ये इसका व्यय करेगा। और जो 8वां भाव है जो आपके आयु का, इसका जो व्यय करेगा ये 7वां भाव व्यय करेगा। यानी कि यहाँ से 7वां भाव इसका 12वां होगा। अब यहाँ आपने ये चीज देखा कि आपके लग्न का व्यय करता है 12वां भाव, और आपके द्वितीय भाव का दूसरा भाव व्यय करेगा, और आपके 8th हाउस का 7वां भाव व्यय करता है। यानी कि 2, 7, 12 भाव, यानी कि जहां मैंने क्रॉस किया है, 2, 7, 12 भाव आयु को कम करते हैं, और यह भाव मारक भाव माने जाते हैं। मृत्यु कारक भाव आपके जीवन के लिए माना जाएगा यह भाव। अब हमें किसी पत्रिका में आयु भाव यानी 1, 3, 8 और मारक भाव 2, 7, 12 दोनों को सामने रखकर तुलना करनी चाहिए कि व्यक्ति की कौन सी स्थिति स्ट्रांग है। तो यहाँ आप लोग चुप मत रहिएगा, जब मैं बोलूंगा तो बोलिएगा। इस अब जो मैंने चीजें बताई उसके आधार पर ये कुंडली क्या कह रही है, आप लोग रिप्लाई दीजिए मुझे, बताइए। सभी लोग चुप मत रहिए, अगर कुछ सीखना है तो बोलना भी सीखिए आप लोग। इनका आयु भाव स्ट्रांग लग रहे हैं मेरे को, तो लग्न भी स्ट्रांग है और तीसरा भी अच्छा है। हाँ। और 8वां भी, हाँ ठीक है, अच्छा है। मुझे तो नहीं लग रहा सर। बताइए कैसे सूर्य नहीं नीच लग राशि रहा में, है?
सूर्य नीच राशि में हो गया जी, आदित्य और राहु द्वादश में है, सूर्य के उसमें। मंगल थोड़ा सा सही संभाल लो गुरु जी। एक मिनट। गुरु भी देखो, गुरु तो नहीं, आप लोगों को पता चल रहा है। तो गुरु जी 2 7 12 है ना, सूर्य आ गया नीच राशि में, गुरु अपने से छठे में चला गया, और 12 में राहु बैठा है जी। कैसा लग रहा है आप लोगों को, बताइए, चार्ट को देखिए। लगन में तो लग्नेश बैठे हुए हैं, और तीसरा भाव जो है उसमें भी मंगल बैठे हुए हैं अपनी राशि में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ठीक लग रहा है। बाकी आप बताइए जरा। हाँ गुरुजी, मेरे ख्याल से भी लग्न थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हालांकि मृत्यु कारक जो है वो भी थोड़ा गलत स्थिति में है, फिर भी लग्न स्ट्रॉन्ग होगा तो गलत होने से भी ये संभाल लेगा लगता है। देखिए, मैंने बोला कि पहला भाव, तीसरा भाव और 8वां भाव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, लग्न में लग्नेश बैठे हैं, ठीक है, बोलते रहिए आप लोग। तो ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लग्नेश लग्न में बैठा है। अब देखिए, तृतीय भाव में तृतीयेश बैठा है, और मंगल, हाँ, और ये अष्टम का भी स्वामी है। हाँ जी। और अपने राशि में होने से ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पहला भाव, तीसरा भाव और 8वां भाव तो स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को कोई शक है यहाँ? नहीं जी। क्योंकि अष्टमेश मंगल ही है और अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये तो यहाँ पहला भाव भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लग्नेश भी यहाँ है। तीसरा भाव स्ट्रॉन्ग इसलिए कि यहीं पर तृतीय साथ में है, और अष्टमेश है मंगल ही, जो कि अपने राशि में है। अगर हम बात करें दूसरे की, द्वादश की और 7वें की, तो देखिए यहाँ पर 12वें भाव में राहु बैठा है। राहु का राशि स्वामी और द्वादश का स्वामी यहाँ नीच के होके दूसरे भाव में बैठा है, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए गुरु को, गुरु अपने से द्वादश जाके केतु के साथ बैठे हैं, सप्तमेश होके। तो यानी कि आपका 5वें भाव में राहु नेगेटिव एक ग्रह, एक पापी ग्रह होना, द्वादश के स्वामी का नीच का होना, और नीच का होना कहाँ, द्वितीय भाव में, क्योंकि इस भाव को यह कमजोर कर रहे हैं नीच के होके। और आपके सप्तम भाव, यानी कि हमने जो भी देखा 2 7 और 12, अब सप्तम भाव का स्वामी अपने से द्वादश होके केतु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ ये भी भाव कमजोर हुआ राहु के कारण, ये भी भाव कमजोर हुआ सूर्य के कारण। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में जी, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में। उससे क्या दिक्कत है? नहीं, उससे क्या दिक्कत है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये बताइए ना। नीच का सूर्य है ना गुरुजी। हाँ, नीच का सूर्य है, तो नीच का सूर्य है तो सूर्य अपने उच्च की राशि को देख रहा है, ये नहीं देख रहे हैं आप? बात सही कह रहे हो आप। अपनी उच्च की, कोई भी ग्रह नीच की राशि में बैठकर अपनी उच्च की राशि को देखता है तो वहां का बेहतर फल देता है। अच्छा जी। ये पहले हाँ बड़े भाई, अगर ये मंगल मतलब तीसरे भाव में ना बैठ के दूसरे भाव में बैठे हुए होते और वहां से अपनी राशि को देख रहे होते, जैसे अष्टम भाव कोई, तो ये अच्छा होता है। तब भी 8वां भाव मजबूत होता, 8वां भाव मजबूत होता ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपने ही राशि को देखते ही है। अब देखिए इस चीज को देखिए आप लोगों को, मेरे मतलब हमारा ये है यहाँ पर कि आप लोगों को ये नहीं करना है कि इस कुंडली में क्या योग बने हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप लोगों को यहाँ समझाना मेरा मकसद है कि ये कैसे बनता है ये योग। आप नीतू जी, एक कुंडली थी आपके पास, क्या कहते हैं उनका, अनिमेश जी का, अनिमेश जी की कुंडली थी ना नीतू जी? थी, मैंने शायद वो डाला भी था ना उसमें। हाँ, वो अगर कुंडली होती तो उस पर भी हम लोग कुछ देख सकते थे। तो यहाँ देखिए, खैर इस चीज को समझिए जो मैं समझा रहा हूं।
कि यहाँ इस चार्ट से मतलब नहीं है, इस चार्ट को मैं समझा रहा हूं उस तरह से आप लोग समझिए कि पहला भाव, तीसरा भाव और 8वां भाव आप लोगों का मजबूत अगर किसी व्यक्ति का होगा तो उस व्यक्ति की उम्र बहुत अच्छी होती है। और अगर दूसरा, द्वादश और 7वां ये तीनों भाव कमजोर हो तो और ज्यादा बेहतर है। जितना ही कमजोर होगा ये भाव उतना ही बेहतर माना जाएगा उस व्यक्ति का उम्र, क्योंकि ये कमजोर होगा तो उम्र व्यक्ति की ज्यादा होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ये बलवान हो जाएगा, इससे मतलब पहले, तीसरे और 8वें से जब बलवान हो जाएगा दूसरा, 12वां और आपका ये 7वां भाव, तब उस स्थिति में उस व्यक्ति की उम्र कम होती है। क्योंकि जब ये मृत्यु कारक भाव जब बलवान हो जाएंगे पहले, तीसरे और 8वें से, तो व्यक्ति की उम्र स्वतः ही कम मानी जाएगी और उस व्यक्ति की उम्र उतनी नहीं होती जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और स्थिति को समझिए, और भी चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि इसमें जांच करना होगा आपको कि लग्नेश कितना बली है, तृतीय का स्वामी कितना बली है और अष्टम का स्वामी कितना बली है। इसी प्रकार 2, 7, 12 का भी विचार आप लोगों को करना है कि दोनों में तुलना करके देखना होगा कि आयु की स्थिति भारी पड़ रही है या मृत्यु की। आयु की स्थिति तब भारी पड़ेगी जब पहला, तीसरा और 7वां भाव स्ट्रांग हो, और मृत्यु की स्थिति भारी पड़ेगी जब दूसरा, 7वां और 12वां भाव स्ट्रांग हो। तो दोनों की तुलना करके आपको देखना होगा। अगर आयु कारक भाव 1, 3, 8 में शुभ ग्रह हैं, उनके स्वामी अच्छे स्थिति में हैं, केंद्र त्रिकोण में उच्च के हों, अपने राशि में हो, अच्छी स्थिति हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो आयु व्यक्ति की अच्छी होती है। वही 2, 7, 12 कमजोर हो तो आयु के लिए अच्छा है, क्योंकि जब यह 2, 7, 12 कमजोर होगा तो व्यक्ति की जो आयु कारक स्थिति है वो बढ़ जाती है। यानी 1, 3, 8 अगर स्ट्रॉन्ग है तो 2, 7, 12 से, अगर 2, 7, 12 से स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी आयु उस व्यक्ति की होगी। अगर वही 2, 7, 12 ज्यादा बली है और 1, 3, 8 कमजोर है तो व्यक्ति की आयु कम होती है, सामान्य से बिल्कुल कम होती है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला चीज देखिए, अगर 2, 7, 12 आपका पीड़ित होगा तो यह उम्र के लिए अच्छा है। ध्यान दीजिए, 2, 7, 12 अगर पीड़ित है तो आपके आयु के लिए अच्छा है, क्योंकि 2, 7, 12 जितना ही पीड़ित होगा 1, 3, 8 उतना ही बलवान होगा आपका। तो 2, 7, 12 अगर पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति की आयु और अच्छी माननी चाहिए। ये सब चीजें आप लोगों को नोट कर लेनी होगी जब भी आयु की गणना करेंगे। आयु निकालने की विधि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को और बताता हूं, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। यदि जातक की कुंडली में लग्न अथवा प्रथम भाव में शुक्र हो और प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में गुरु हो, जातक की कुंडली में लग्न अथवा प्रथम भाव में शुक्र हो और प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में गुरु हो तथा अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह ना हो तो व्यक्ति की पूर्ण आयु होती है, अच्छी आयु होती है। यदि अष्टम भाव और लग्न में कोई पाप ग्रह ना हो तथा अन्य ग्रहों की स्थिति भी अच्छी हो तो व्यक्ति पूर्ण आयु जीता है। प्रथम भाव में गुरु हो या गुरु और चंद्र दोनों हो, गुरु हो या गुरु या चंद्र दोनों हो और अष्टम भाव में पाप ग्रह ना हो तो व्यक्ति की उम्र अच्छी होती है। ये स्थिति हो गई। एक दो स्थिति मैं आप लोगों को बताता हूँ कम उम्र, अल्पायु की। सभी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु और पापी चंद्रमा, ये सभी ग्रह 3, 6 और 12 में, ध्यान दीजिएगा 8 की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। सभी पापी ग्रह जितने भी हैं या क्रूर ग्रह हैं 3, 6 और 12 में हो तो आयु कम होती है व्यक्ति की। इसके बाद यदि अष्टमेश 6 या 12 में हो और पाप ग्रहों के साथ हो या पाप प्रभाव में हो और लग्नेश कमजोर हो तो उस व्यक्ति की उम्र कम होती है। अगला चीज समझिए, 2 और 12 भाव में पाप ग्रह हो और मुख्य ग्रह तथा लग्नेश कमजोर हो तो व्यक्ति की आयु कम होती है। तो ये स्थिति है, इससे आप लोग कुंडली पर अप्लाई कीजिएगा, कोई भी कुंडली आए तो, और उस पर अप्लाई करके समझिएगा इन चीजों को, आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
अब बोलिए, कुछ आप लोगों को दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो। गुरुजी ये तो समझ आ गया। अभी मतलब ये बंदा लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 साल तक जिएगा, 70 साल तक जिएगा, 50 साल तक, वो कैसे निकाले? बाय जितने भी मैंने चीजें बताई ना अभी, जैसे आगे मैंने शुरू में बताई, जो 5 तरह के योग निकाले जाते हैं, उस पर यह बताया जाता है। पिंड आयु हो गया आपका, जितने भी आयु हो गए, अंश आयु हो गया, नैसर्गिक आयु हो गया, इन सब चीजों से निकाला जाता है। तो उसकी चर्चा हम कभी करेंगे, एक एक करके। बहुत लंबा टॉपिक होगा, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन इस चीज को समझ लीजिए, मोटा मोटी किसी व्यक्ति की उम्र अगर कम है या ज्यादा है, ये चीज यहाँ इस कुंडली के इस नियम से आप लोग जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ब्रजेंद्र जी, ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी कोई आवे और उम्र पूछे तो नहीं बताना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सर्वथा मना किया गया है उम्र बताने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, कुछ स्थितियां बताऊंगा, लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पर ये वीडियो नहीं देना चाहिए। सार्वजनिक रूप से किसी की उम्र कितनी होगी ये बताना ज्योतिष शास्त्र में शास्त्र के खिलाफ है। इसका कारण भी समझिए आप लोग। बाय द वे, मान लेते हैं किसी की उम्र कम है और अगर आप बता देते हैं तो समय से पहले ही मर जाता है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति नहीं बतानी चाहिए, जब तक कि कोई घोर संकट ना हो, बताने के लिए बाध्यता ना हो, तब तक नहीं बतानी चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूंगा एक एक चीजें करके। अगर ऐसा होगा तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। कल एक आध योग बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो इसमें आज यहीं तक है। आप लोग कोई डिस्कशन वगैरह और करना चाहें तो कर सकते हैं। है कुछ डिस्कशन करने के लिए आप लोगों के पास? भाई, अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वो इनके ये जो 2, 7 और 12 की जब दशा चल रही होगी तभी होगी फिर? हाँ बिल्कुल, यही जरूर इनके दशा में या इनके नक्षत्र स्वामियों के दशा में होगी, अगर अकाल मृत्यु होती है कम उम्र में। तो कम उम्र की बात हो रही है नीतू जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मृत्यु कारक ये ग्रह हैं। अब जैसे कि कम उम्र हो तो बहुत ज्यादा प्रभाव होगा इनका, लेकिन अब देखिएगा कि नैसर्गिक रूप से भी अगर हम माने तो यही भाव मारक होते हैं। आप भी जानते हैं कि ये लग्नेश के शत्रु का भाव हो तो यहाँ पर ये मारक हो जाता है ना भाव। दूसरा, अब बोलिए नीतू जी, प्रश्न करके चुप मत हो जाइए। जी बड़े, मैं बोल रही हूँ, आपको आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा है। ये भाव मारक हो जाता है, लग्नेश के शत्रु का हो तो ये भी जी, भाव जी। मारक हो जाता है। तो उस स्थिति में देखिए, नैसर्गिक रूप से भी ये मारक भाव है। अगर कम उम्र के लिए भी देखना हो तब भी यही भाव देखेंगे, और कोई नेचुरल डेथ भी हो तो इसी में होता है। और पराशरी नियमों में आप देखेंगी कि दिया गया है कि अगर इस भाव की दशा अंतर्दशा में किसी की मृत्यु नहीं होती तो इसमें होगी, ऐसा दिया गया है। तो नेचुरल डेथ भी होती है इसी में, और कभी न कभी जब भी दशा का संबंध इनसे होगा तभी मृत्यु होगी। तो इनकी दशा में ही किसी की मृत्यु हुई है तो चेक कीजिए, जरूर ही इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा या इनके नक्षत्र स्वामियों के प्रभाव में मृत्यु हुई होगी। तो ये सर यहाँ अष्टमेश जो है षडाष्टक है, अगर मान लो ये अपनी राशि में नहीं होता तो दिक्कत होती जातक को। हाँ बिल्कुल, जैसे सर मिथुन लग्न हुआ और मीना जी, सर जैसे मिथुन मृत्यु नहीं देता। षडाष्टक का अलग अलग नियम है, मृत्युदायक नहीं होता है षडाष्टक। सर जैसे मिथुन लग्न हुआ और शनि अष्टम भाव में मकर राशि आएगी और उस शनि आके तृतीय भाव में बैठ जाए तो वहां से षडाष्टक हुआ शनि और वहां जो है सिंह राशि पड़ेगी। तृतीय भाव में सिंह राशि, मिथुन लग्न में तृतीय भाव में सिंह राशि पड़ेगी और शनि की राशि अष्टम भाव में शनि की पड़ेगी। तो यहाँ से शनि षडाष्टक हुआ तो शनि की दशा अंतर दशा में आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, कष्ट देगा वो। और जी सर, जैसे भी षडाष्टक बनाएगा अपना कष्ट तो जरूर देगा। षडाष्टक दोष कभी भी होता है, अगर परिहार नहीं हो रहा हो तो कष्ट तो अपनी दशा अंतर्दशा में जरूर देगा, उसमें तो 1% भी जी सर, उसमें कोई जी शक सर, नहीं। यहाँ तो लेकिन अभी हमने ध्यान दीजिएगा
कि अभी हमें सिर्फ यहाँ देखकर नहीं कह देना है कि ये षडाष्टक दोष बन रहा है। अभी हमने चलित नहीं देखा, चलित कुंडली में हो सकता है कि कुछ और ही मामला बन जाए। तो इस चीज को यहाँ सिर्फ देखकर हम नहीं कह सकते कि ये षडाष्टक ही बन जाएगा। मान लीजिए मंगल कहीं मूव करके यहाँ चले गए हों, चाहे यहाँ चले गए हों, तो फिर ये षडाष्टक भंग भी हो जाएगा। इस चीज को समझिए, केवल लग्न कुंडली से प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए कि कोई षडाष्टक बन रहा है या कोई दोष बन रहा है। कहीं हो सकता है, कल ही मैं एक कुंडली देख रहा था, एक व्यक्ति का षडाष्टक बन रहा था और चलित कुंडली में 9 पंचम योग बन गया हो। जी सर, क्योंकि सर दूसरा भाव भी पीड़ित हो रहा है। हाँ। और अष्टम भाव, मान लीजिए ये अब मंगल नहीं होता तो अष्टम भाव भी पीड़ित होता। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से अष्टम भाव पीड़ित होता, बिल्कुल पीड़ित होता, लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है। मंगल वहां षडाष्टक हो जाता, दूसरा ग्रह है उसका, गुरु अपने से 12 में है। हमें ये देखना है कि मृत्यु कारक ग्रह के अपेक्षा 1, 3, 8 बलवान है। हमारा यहाँ मकसद देखने का ये है कि ये भाव ये सब बलवान है, और ये जो भाव हैं ये तीनों ही भाव नेगेटिव है। ये भाव भी नेगेटिव है, ये भी भाव नेगेटिव है, और ये भी भाव नेगेटिव है। तो मृत्यु कारक ग्रह यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव है, मृत्यु कारक जो भाव है, क्योंकि यहाँ पर ये भाव भी नेगेटिव हो गया राहु के कारण, इसका स्वामी भी नेगेटिव हो गया नीच का, और इसका स्वामी भी अपने से द्वादश में चला गया और केतु के साथ भी चला गया, राहु केतु के एक्सेस में। तो हमें ये देखना है कि लग्न, तृतीय और अष्टम ये तीनों स्ट्रॉन्ग हैं बनिस्पत की दूसरे, 7वें और 12वें के, है ना? जी बड़े भाई, हाँ बड़े भाई, क्या हम ऐसे अष्टक वर्ग से भी देख सकते हैं कि कौन से भाव को ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं? अष्टक वर्ग का जो पॉइंट होता है ना नीतू जी, उस पर कभी भरोसा मत कीजिएगा, वो किसी काम का नहीं होता है। जब तक आप कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करेंगी, अष्टक वर्ग के पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा दिया होता है कि इस भाव में 16 बिंदु मिल रहे हैं और उस व्यक्ति का शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चलता है। यहाँ कोई देखिएगा कि 18 ही पॉइंट मिले हुए, लेकिन उसकी शिक्षा बहुत उच्च कोटि की है। तो जब तक आप कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करेंगी, अष्टक वर्ग पर बिल्कुल भी, मैं 20 बार आप लोगों को ग्रुप में बोल चुका हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड अष्टक वर्ग से डिसीजन मत लीजिएगा जब तक कुंडली ओके ना करे। सर जैसे द्वितीय भाव, अष्टम भाव, ये इनमें से कोई ग्रह अस्त हो तो क्या उस भाव को फल नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा, कम देगा। जी सर, मैं मतलब अस्त होने पे अपना वो प्रभाव कहते हैं कि ना, नैसर्गिक देखिए, अस्त होने पर अपना नैसर्गिक जो कारक है उसमें कमी करता है। जैसे चंद्रमा अस्त हो जाए तो आपको मानसिक अशांति दे सकता है, माता संबंधी कष्ट दे सकता है, लेकिन जिन भावों का स्वामी है उसका फल तो देगा, कम देगा लेकिन जरूर देगा। ठीक है, नैसर्गिक कारकत्व तो उसकी कमी हो जाती है। अब जैसे सूर्य पिता के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं, तो उन चीजों में कमी होगी, लेकिन जो सूर्य की राशि है वहां का तो फल देंगे ही वो। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी सर, जी सर, जी सर। अब कोई भी ग्रह मान लीजिए कि मृत हो या मृत के करीब हो या कमजोर हो, 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 27, 28, 26 डिग्री का हो, तो जहां बैठा है वहां का फल देता है। या ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, शायद चीज आप लोग को मैं बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। सर जैसे मृत हो तो जहां बैठा है वहां का फल केवल देगा? हाँ, यहाँ का फल देगा, थोड़ा बहुत फल। मान लीजिए यहाँ का है, कोई भी ग्रह, ध्यान दीजिए इस चीज को कि कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता जो फल नहीं देता। अगर ये 28 डिग्री का है तो अगर फल नहीं देता, इसमें कोई क्षमता नहीं होती, तो फिर ये मूव करके अगले राशि में कैसे चला जाता? अगले राशि में, गोचर में कैसे फिर प्रवेश कर जाता है? यहाँ से कर्क राशि में तो इस ग्रह को जाना नहीं चाहिए। मान लीजिए शनि 28 डिग्री का है, तो फिर ये कर्क राशि में कैसे जाएगा अगर इसमें बल नहीं होगा? तो इसको इस तरह से समझिए, अगर शनि यहाँ 28 डिग्री का है तो यहाँ का फल तो देगा, कम फल देगा, क्योंकि ये बहुत कमजोर है, मृत के करीब है। लेकिन वही शनि यहाँ का फल नहीं देगा, क्योंकि इसमें इतनी बल नहीं है, इतना क्षमता नहीं है कि इसकी दृष्टि बल कोई फल दे सके। तो जहां बैठेगा वहां का हद तक फल देता है,
बहुत कम देगा, लेकिन यहाँ का फल बिल्कुल भी नहीं देगा क्योंकि इसकी दृष्टि में कोई बल नहीं है। ठीक है जी सर जी। ठीक है कोई भी ग्रह एक बात जान लीजिए कि मृत हो अस्त हो तो अपना ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव नहीं देता, उसके प्रभाव में क्या कमी होगी, अगर अस्त हो जाए या मृत हो जाए तो उसके कारक चीजें जो हैं उसमें कमी करता है। चंद्रमा अगर मृत हो जाए अस्त हो जाए तो चंद्रमा आपके मन पर प्रभाव डालेगा, मानसिक अशांति या आपके कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा, वो अलग की चीज है। लेकिन चंद्रमा जहां राशि है या जहां बैठा है वहां का तो कुछ प्रभाव देगा। हाँ, अगर मृत हो गया है तो उसकी दृष्टि में बल नहीं होगी क्योंकि वो जहां बैठेगा मात्र वही का फल देता है और चीजें डिले करके होंगी। अब शनि को अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए शनि अगर योग कारक है यहाँ पर, मान लीजिए अपने ही राशि में है तो कैरियर देंगे व्यक्ति को, लेकिन जब 28 डिग्री के शनि होंगे तो वो कैरियर जो कि आपको 6 महीने में मिलना चाहिए वो कैरियर 3 साल में प्राप्त होगा। वो कैरियर आपको बहुत डिले करके प्राप्त होगा क्योंकि कैरियर के भाव में जाकर मृत होकर पड़े हैं। धीरे धीरे रिजल्ट देंगे आपको, कोई भी ग्रह हो, चाहे 28 डिग्री 27 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री का हो। लेकिन अब उसकी भी व्याख्या आप लोग समझ लीजिए, कहीं वही ग्रह आपके पुष्कर नवमांश में हो या वर्गोत्तम हो तो फिर वो रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। या फिर ये भी हो कि मान लीजिए कि आपकी अगर कोई 28 डिग्री का ग्रह है और लग्न का डिग्री आपका 24 25 26 है, लग्न के डिग्री के करीब है, तो फिर फल देने में सक्षम हो जाएगा वो। तो उस तरह से भी सभी चीजों को देखना है, केवल डिग्री देखकर नहीं करना है। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को मैंने बता दिया कि कोई 28 डिग्री का ग्रह है, 27 डिग्री का ग्रह है, तो जहां बैठेगा वहां का कुछ प्रभाव देता है लेकिन उसकी दृष्टि में कोई बल नहीं होता, उसकी दृष्टि कोई प्रभाव नहीं देती। ठीक है जी जी। आगे बोलिए आप लोग, और कोई डाउट हो तो। गुरुजी 1 डिग्री का होगा तब भी दृष्टि में बल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसमें जो मैंने नियम बताए वो चीज अप्लाई नहीं हो, जैसे कि आपके लग्न के डिग्री के क्लोज नहीं हो या पुष्कर नवमांश में ना हो या वर्गोत्तम ना हो तो उसके दृष्टि में कोई बल नहीं होगा। अगर 1 डिग्री का है ये ग्रह तो यहाँ का ही फल देगा, बहुत थोड़ा थोड़ा, यहाँ का फल ये नहीं देगा, उसकी दृष्टि को भूल जाना होगा आपको। और बोलिए गोपाल जी। बस गुरुजी। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं ब्रजेंद्र जी आजकल सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप। नहीं समझ में आ गया कुछ। अच्छा नीतू जी आपको? सर यहाँ हाँ बोलिए। सर यहाँ गुरु यहाँ पीड़ित है क्योंकि शनि के घर में है हाँ और केतु के साथ में है, हाँ 12वें भी है, हाँ तो सर यहाँ पर गुरु पीड़ित हुआ। बिल्कुल गुरु पीड़ित हुआ। गुरु शनि के राशि में है, केतु राहु के एक्सेस में है। अब इसको देखिए, हम पीड़ित ऐसे हम नहीं मानेंगे। देखिए बात को समझिए, इस चार्ट को जी जी मैंने कोई किसी पर्सनल व्यक्ति का चार्ट नहीं लिया है, पहले आप लोग इस तरह से समझ लीजिए इस स्थिति को। इसको आपको ऐसे समझना है कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष का ये चार्ट नहीं लिया है। अब इसमें आप लोगों को ये समझना होगा कि मान लीजिए कि गुरु अगर यहाँ पर पीड़ित है, राहु या केतु से एक्सेस में है, शनि की राशि में है, तो इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? अब ये तो मैंने चार्ट अपने मन से बनाया है आप लोगों को समझने के लिए। अब गुरु मान लीजिए कि यहाँ पर पीड़ित देख रहे हैं, लेकिन कहीं आप चलित कुंडली में गई और यही गुरु अगर आपके यहाँ आ जाते हैं सप्तम भाव में, या केतु अलग हो जाते हैं इनसे, तो फिर स्थिति थोड़ी अलग हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए अगर गुरु अगर चतुर्थेश और सप्तमेश होके यहाँ पर हैं तो वैवाहिक परेशानी या देरी तो देंगे, लेकिन अब उतने नेगेटिव तो नहीं होंगे जितने केतु और राहु के एक्सेस में है, तो कोई बदल जाएंगी। या मान लीजिए कि गुरु यही आपके सप्तम भाव में आ जाए अगर केतु को छोड़ के आपके यहाँ चलित कुंडली में, तो स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। तो हम यहाँ सिर्फ लग्न कुंडली देखकर नहीं कह सकते कि यहाँ पर पीड़ित हैं या नहीं है। अब केतु से ही पीड़ित है मान लीजिए, और यहाँ पर हम समझ रहे हैं जैसा अभी मान लीजिए कि यही आपके केतु और राहु की अगर हम बात करते हैं और मान लेते हैं कि गुरु आपके 22 डिग्री के हैं और केतु आपके 4 डिग्री के हैं, तो क्या पीड़ित होंगे?
ऐसा पीड़ित किस काम का? 18 डिग्री का डिफरेंस है तो यहाँ तो युति ही नहीं मानी जाएगी, इतना डिफरेंस हो जाएगा। तो होने का बहुत बड़ा महत्व है। पीड़ित ऐसे नहीं होता है कोई ग्रह, सिर्फ लग्न कुंडली से हम कह दे कि कोई ग्रह पीड़ित हो गया। अब यहाँ षडाष्टक की जैसे आपने बात की, तो हो सकता है कि चलित में ये स्थिति बदल जाए। अब केतु गुरु की जो स्थिति है, ये भी हो सकता है कि आपकी चलित कुंडली में बदल जाए, या हो सकता है कि डिग्री डिफरेंस इनका इतना ज्यादा हो कि राहु केतु का ये जो योग दिख रहा है वो आपको इनका प्रभाव ही नजर नहीं आए, तो ये भी हो सकता है। सर चलित और लग्न दोनों की पोजीशन देखने के बाद मान लीजिए सपोज करिए यहीं पे सब बैठे हैं। हाँ ठीक तो है, सर यहीं इनको पर, हाँ बिल्कुल यहीं पर अगर बैठे हैं सर इनको इस ग्रह में सर इनको मकान का भी सुख नहीं होगा, क्योंकि अपने से तीसरे भाव में और चतुर्थ का स्वामी छठे भाव में बैठा, केतु से पीड़ित है, तो मकान से भी दिक्कत होगी, सुख की भी दिक्कत होगी, सुख सुविधा के लिए दिक्कत। अब देखिए इसका कारक कौन है इस भाव का? सर चंद्रमा है ना, भाव का कारक चंद्रमा होता है। जी सर, चतुर्थ भाव का चंद्रमा शुक्र जी। हाँ, अब देखिए शुक्र भी है यहाँ पर देख रहे हैं और चंद्रमा भी देख रहे हैं। अब यहाँ अगर आप विचार कर रही होंगी कि विष योग बन रहा है, तो ये विष योग कितना प्रभावी है देख लीजिए। बिना चलित कुंडली, वही मैं कह रहा हूँ, देखिए आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। अगर ये चंद्रमा या अगर ये मान लीजिए शनि कहीं अलग हो गए हों या दोनों की डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये विष योग भी प्रभाव नहीं देगा उस स्थिति में। उस स्थिति में दो कारक ग्रह इस भाव को देख रहे हैं जो यहाँ के कारक होते हैं, शुक्र और चंद्रमा। और गुरु अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ के स्वामी होके चले गए यहाँ पर छठे भाव में, तो ये व्यक्ति अगर मान लीजिए परेशानियां भी उठाएगा, और अगर इनकी स्थिति दोनों की सही होगी तो व्यक्ति मकान तो बना ही लेगा, उसमें क्या दिक्कत है। इसको वैवाहिक परेशानी इसके साथ जरूर होगी, लेकिन ये अपना मकान वगैरह तो बना ही लेगा, क्योंकि दो यहाँ के कारक ग्रह यहाँ देख रहे हैं इसको, इसी भाव को। तो मकान में डिले होगा, परेशानियां होंगी, लेकिन मकान फिर भी बना लेगा वो व्यक्ति। ऐसा थोड़ी है। सर चतुर्थ भाव को सुख शनि और चंद्रमा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ की बात नहीं बोल रहा हूँ। ये मान लीजिए चलित में कहीं चेंज हो जाए स्थिति, इस बात की बात बोल रहा हूँ मैं। या मान लीजिए कि शनि और चंद्रमा का डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तो ये विष योग भी लागू नहीं होगा यहाँ पर। और देखिए कि इस कुंडली में शनि भी योग कारक ही है। इस भाव को देखेंगे, भले ही इनकी एक मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आ रही है, लेकिन योग कारक है, तो ये भी इस भाव को देखेंगे तो यहाँ के लिए नेगेटिव नहीं है। तो मकान तो व्यक्ति बनाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आप समझिए। लेकिन मकान कब बनेगा, अब इसकी स्थिति डिपेंड करेगी शनि और चंद्रमा के विष योग पर। अब वो क्या स्थिति पैदा करेगा उस पर डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए अगर यही स्थिति सेम है, इनमें भी विष योग बना हुआ है, सभी कंडीशन चलित में भी सेम है, क्लोज कंजंक्शन में भी है, तो फिर निश्चय ही व्यक्ति के जीवन में दिक्कत होगी। ठीक है, मुझे एक प्रश्न पूछना था। हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना है, जैसे कि ये मान लीजिए कन्या लग्न की जो आपने कुंडली डाली है सेम वही है, और मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए, यानी शुक्र की राशि में दूसरे भाव में, तो वो तृतीय से अपने जो यहाँ पे जो वृश्चिक राशि है उससे तो 12वें हो गए, वो तृतीय भाव इस भाव मामले में कमजोर हो जाएगा क्या इस समय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस भाव का व्यय कर देंगे फिर ये। और अपनी लेकिन राशि पर अपना 8th भाव में, लेकिन अपने राशि पर ध्यान दीजिए। ये तो ज्योतिष का बेसिक नियम है कि कोई भी ग्रह अपने भाव या अपने राशि का कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यहाँ का व्यय करेंगे जरूर, क्योंकि अपने भी भाव से 12वें कोई ग्रह हो तो यहाँ की चीजों में देरी करते हैं। ये पराक्रम में कमी करेंगे, भाई बहनों से संबंधित मतभेद या दूरी करेंगे, परेशानियां यहाँ का जरूर देंगे। चीजें प्राप्त होंगी लेकिन बहुत डिले करके प्राप्त होंगी, आप में भी आलस आ जाएगा, उतना पराक्रम नहीं कर पाएंगी आप, चीजें उतना आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ का तो फल आपको जबरदस्त देंगे। फिर बड़े भाई आयु के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि 8th भाव तो इसका इनका मजबूत हो जाएगा अपनी दृष्टि डाल के, और जो तीसरा भाव जो आयु का है वो कमजोर हो जाएगा, तो यहाँ रिजल्ट कैसा रहेगा? बिल्कुल ये कमजोर हो जाएगा, तीसरा भाव उस मामले में कमजोर माना जाएगा, क्योंकि अपने ही से चले जाएंगे द्वादश ये।
बड़े तो भाई इसका यहाँ रिजल्ट ये कैसा भाव रहेगा? आपका, ये भाव स्ट्रॉन्ग करेंगे 8वां भाव, लेकिन तीसरा भाव कमजोर करेंगे। तो यहाँ पर अब लग्नेश की स्थिति पर डिपेंड आ जाएगा। लग्नेश भी अगर आपके नेगेटिव है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की आयु के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई नीतू जी बात कि फिर समझाऊं? जी हाँ बड़े भाई, समझ में आ गया मुझे। तो चलिए, कोई चार्ट वगैरह नहीं है आप लोगों के पास ना? भाई जो अनिमेश जी है तो उनका जो मैंने पिछली बार डाला था तो वो मेरे पे लगन और नवमांश और चलित तो है उनका है। तो फिर अब लेकिन बाल किशन जी, मेरा जो लैपटॉप है प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो अब तो यहाँ शेयर करने वाला कौन है? शेयर तो कोई कर नहीं पाएगा। बाल किशन उस नीतू जी एक काम कीजिए ना, उसका डेट ऑफ नहीं, उन्होंने डाला हुआ था चार्ट, मैंने देखा डाला है। हुआ था मेरे हालांकि नीतू जी देखा है थोड़ा सा उनका चार्ट। हालांकि उनकी उम्र कितनी थी नीतू जी? भाई मेरे पे वो डिलीट हो गई उनकी वो जो बर्थ डिटेल्स वगैरह, बस वो लग्न और चलित और नवमांश का पड़ा हुआ है उनका। अब उनका देखिए, उनका चार्ट हम लोगों को देख के कुछ खास फायदा भी नहीं होगा, इसलिए कि उनका उम्र 60-65 से ऊपर ही था। 60-65 से ऊपर के ही थे वो। तो किसी ऐसे व्यक्ति का चार्ट लीजिएगा आप लोग जो कि कम उम्र में उनकी मृत्यु वगैरह हुई हो, तो ऐसा हम मैं लोग बताऊं देखेंगे गुरुजी, तो ये चीजें अप्लाई मैं करने में बताऊं मजा गुरुजी, आएगा। हाँ 11 अगस्त 1991 है। क्या? डेट ऑफ बर्थ 11 अगस्त 1991। किसका? मेरे एक दोस्त का है, मतलब दोस्त का भैया है। चलिए कल उनका चार्ट डालिए, कल इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जी चेक कर लीजिएगा, पहले आप भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जितना